अब हम लोग थियरी पढ़ेंगे जो सहसंयोजक बंध है। ऑन किए हो? चल रहा है? ठीक। जो सहसंयोजक बंध है, अभी तक हम लोगों ने 3 तरह के बंध पढ़े। कौन कौन से? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। तो जो आयनिक बंध है वो हमने बताया था, कोई ऐसा कोई प्योर बंध नहीं होता है, कोई बॉन्ड नहीं होता है, वो एक सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऋषि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। जो उप सहसंयोजक बंध होता है वो न तो प्योर सहसंयोजक बंध ही होता है और ना ही आयनिक बंध ही होता है। उसमें साझेदारी तो होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। तो प्योर अगर कोई बंध कहा जाएगा कि बॉन्ड क्या होता है, साझेदारी किसमें होती है, तो सहसंयोजक बंध में ही होती है। और सहसंयोजक बंध को समझने के लिए 3 थियरी है सचिन प्रजापति, 3 सिद्धांत हैं। ठीक है। पहला है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक। वैलेंस बॉन्ड थियरी, संयोजी आबंध सिद्धांत जिसको कहा जाता है, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरा है VSEPR थियरी और तीसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। एक एक दिन में हम एक एक थियरी कंप्लीट करते जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक एक दिन में एक एक थियरी पूरी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक। ध्यान से सुनो। सबसे पहले VBT जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसमें हमें संयोजी आबंध सिद्धांत, संयोजी आबंध सिद्धांत सचिन भाव निकाल के कर दिया जाएगा बाहर। अभी तुमको समझ में आ रही बात ना? अगर कोई किसी चीज के लिए डांटा बोला नहीं जाता है तो उसका गलत जो है फायदा तुम लोग उठाते हो, बस ये चीज है। एक बार देख करके इग्नोर कर दिया आदमी, 2 बार देख करके इग्नोर कर दिया, लगातार बात किए जा रहे हो तुम लोग, पता नहीं कौन सी बात है खत्म नहीं हो रही है। और हमने पहले ही दिन बताया था कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे। परीक्षा में इसी से समझ लो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएंगे, छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी इसमें से। तो कम से कम सुने रहोगे तो उल्टा सीधा हुआ हुआ कुछ भी तो लिख दोगे, और वही करते हो कॉपी में और कुछ नहीं करते हो। हम लोग को खोजना पड़ता है आंसर, कुछ काम का मिल जाए तो उस पर नंबर दें, नहीं तो इतिहास भूगोल लिखे रहते हो उसी में। और नहीं पढ़ना है बाहर कहीं कोचिंग ट्यूशन में पढ़ ले रहे हो तुम लोग, तो यहाँ जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं उनको तो पढ़ने दो। और हम बार बार बोलते हैं सबसे आसान काम चुपचाप बैठना है, वो तुम लोग नहीं कर पाते हो। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, शांति से कम बैठो। संयोजी आबंध सिद्धांत देख लो क्या होता है। नाम से क्या लग रहा है? संयोजी मतलब वैलेंस, मतलब लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों से संबंधित कुछ ये सिद्धांत है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है। हम लोग इस सिद्धांत में ये पढ़ेंगे कि जब बॉन्ड बनता है, जब बंध बनते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन उस बंध बनाने में अपनी सहभागिता दिखाते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। और उसके बाद हम लोग ये चीज देखेंगे कि जब वो बॉन्ड बनाने जाते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। जब वो बॉन्ड बनाने जा रहे होते हैं, एक एटम, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अगर कोई बॉन्ड बना रहा होता है, हम लोग कह रहे हैं बंध बना लिया, तो बंध बनाने में होता क्या है असल में, ये चीज हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि बॉन्ड बनाने में एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेगा कौन, बॉन्ड बनाने में असल में भाग कौन लेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया था, ठीक है,
स्लेटर का नियम भी इसको कहा जाता है, वो भी थे इसमें, वैज्ञानिक लोग थे, ठीक है, उन्होंने बताया था, सिद्धांत दिया था कि बॉन्ड बनाने में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल के मतलब संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे वही बंध बनाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, कौन सा उदाहरण ले लें, क्लोरीन के बीच बंध का, ठीक है। क्लोरीन एक अणु है, इसमें दो एटम है क्लोरीन के, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया है, आपस में बंध बनाया है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट में 3p5 आएगा, ठीक है, कर लिया जाए 1s2, बोलो 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 17 होता है, 17 है, ठीक है। तो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे आखिरी कक्षा के ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, बाकी अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहले पॉइंट में तो कोई समस्या नहीं है कि जब भी बॉन्ड बनने जाएगा तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज क्लियर है कि नहीं, पहला पॉइंट क्लियर है ना, ठीक है। फिर उन्होंने कहा भाई कि ऐसा है कि संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं कि संयोजी कोश के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। संयोजी कोश के जो सबसे बाह्यतम उपकोश होगा, सबसे बाहरी उपकोश होगा, बाहरी सबशेल होगा, उसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी कि हम यहां तक तो पहुंच गए तीसरी कक्षा में। तीसरी कक्षा में भी ऐसा नहीं कि 3s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ध्यान से सुनना, 3s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 3p के, मतलब आखिरी कक्षा के आखिरी उपकोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अंतिम उपकोश, अंतिम उपकोश सामान्यतः ये p ही रहता है, ठीक है, p उपकोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बंध बनाने में, मतलब आखिरी कक्षा के आखिरी उपकोश के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में, ठीक है। यहां पर लेकिन हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। जब हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर बताया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताया था ना, आ जाओ और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानोगे। तो जब हम 3p का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3p का ऐसे बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये खाली हो गया कि नहीं। यहां बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और वो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज क्लियर हो गई, हमें एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन मिल गया जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को एक साथ अगर बोलना हो तो हम बोल सकते हैं कि सहसंयोजक बंध बनने में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से होते हैं, वो अंतिम कोश के, अंतिम उपकोश के वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, जो अयुग्मित हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड बनाने में, जो पेयर्ड हैं। बात समझ में आ रही है ना, जिनकी पेयरिंग हो गई है, जो युग्मित हैं, ठीक है, जिनका जोड़ा बन गया है, वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जबरदस्ती अगर बॉन्ड बनाना हुआ तो बॉन्ड बनाने से पहले इनको अयुग्मित किया जाता है, इनको अनपेयर्ड किया जाता है, ठीक है, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक। लेकिन फिलहाल हमने ये 3 पॉइंट जान लिए कि बॉन्ड बनाने में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो अंतिम कोश के, अंतिम उपकोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2, इसमें ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, ध्यान से देख करके बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है,
8। मेरा मुंह देखने से आएगा? अरे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा कि नहीं रंजीत? बेवकूफ, मुंह देख रहा है मेरा। लास्ट में क्या आएगा? 2p4। लास्ट में 2p4 आएगा। अब डायरेक्ट अगर हम 2p4 बनाए यहां पर 1 2 3 4, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 1 डबल या 2 सिंगल। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन टोटल जो बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन के, वो 2 ही होंगे, ठीक है। या 1 डबल बना सकता है या 2 सिंगल बनाएगा, लेकिन 2 बॉन्ड ही वो बनाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो यहां से ये कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, और वही उसके बॉन्ड बना जो है बंद की संख्या होगी, जिसको हमने बताया था बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एक दिन बताया था ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक। अच्छा, ये चीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई कौन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जब भी बॉन्ड बनता है तो असल में होता क्या है। जब भी बॉन्ड बनता है तो असल में क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने उपकोष के बारे में पढ़ा है, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष के बारे में पढ़ा है कि नहीं? उनका शेप पढ़ा है ना। एस का कैसा होता है? गोलाकार, पी का डंबल, ठीक। ध्यान से सुनो, जब भी बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? ए लड़की, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है। उनकी क्या होती है? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? कल किसी ने पूछा था हमसे, कोई लड़के थे आए थे, अतिव्यापन बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। पर अतिव्यापन हमारे लिए नया शब्द है। ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ा देना, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा देना, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो ओवरलैपिंग करके बैठे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? आकाश साहनी की गोदी में बैठे हैं आयुष गुप्ता, ठीक है, दूर दूर है लेकिन एक बात बता रहे हैं, ऐसे तो वो उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो जब भी बंद बनता है तो ओवरलैपिंग होती है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, देखते हैं ऑर्बिटल्स की या कक्षक की ओवरलैपिंग किस किस तरह से हो सकती है। कौन कौन सी कक्षाएं हम लोग जानते हैं? एक होता है एस और पी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एस एस ओवरलैपिंग कैसी होती है, ठीक है। अभी फिलहाल एकदम पेशेंस के साथ देखना, ये टॉपिक खत्म होते होते सारी चीजें, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ओवरलैपिंग क्या है, क्यों बता रहे हैं, जब तक एक उदाहरण लेकर के समझाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा ये ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है। एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक परमाणु जिसके अंदर एस ऑर्बिटल है, दूसरा परमाणु उसके अंदर भी एस ऑर्बिटल है, उनके बीच बंध बना है, तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं? हुई है कि नहीं? ए मोहिनी, मोहिनी नाम है ना, खड़े होना बेटा। तीसरी और चौथी पीरियड में हम आकर के देखेंगे तुम क्लास में हो कि नहीं। तुम्हारी कंप्लेन चपरासी लोग करते हैं, ये हाल है। कोई टीचर कंप्लेन नहीं करता, चपरासी तुम्हारी कंप्लेन करता है कि पहला पीरियड पढ़ के दूसरी तीसरी में पता नहीं कहां जो है निकलने लगती हो। तीसरी पीरियड में लैब में आना जरा, ठीक है बेटा, तीसरी पीरियड में लैब में आना। एस एस ओवरलैपिंग, ठीक। हम ऐसा कोई हमें अणु या परमाणु दिख रहा है जिसमें एस और एस मतलब एस ऑर्बिटल हो और वो बॉन्ड बनाया हो, सहसंयोजक बंध बनाया हो। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी क्लास में एक भी स्मार्ट बुद्धि नहीं है। स्मार्ट बोर्ड आ गया है लेकिन स्मार्ट बुद्धि नहीं आई है। समय लो, समय लेकर के बताओ। तनी एक बुद्धि होती अगर तो फिर बताते कि एस, एस का मतलब पहला समूह और दूसरा समूह, पहले समूह और दूसरे समूह में तो सभी की सभी धातुएं हैं, ठीक। धातुएं तो सहसंयोजक बंध बनाती ही नहीं है, तो एस और एस ओवरलैपिंग होगी कैसे? ये सब बुद्धि लग रही है कि नहीं? बताने की बात तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? कब आओ पहलवान?
क्या चीज? हाइड्रोजन। बहुत अच्छे, तब का इसको ठुड़की आ रहा है औरतों की तरह से। खड़े बताओ, हाइड्रोजन। बैठ जाओ, बहुत अच्छे, एक ही है। ठीक है, अरे भैया जब हम बोल रहे हैं कि S और S के बीच ओवरलैपिंग, ठीक, तो इसका मतलब जिसके अंतिम कोश S ब्लॉक का ही कोई तत्व होगा, क्योंकि S ब्लॉक अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आ रहा है मतलब वो S ब्लॉक का तत्व हो गया। S ब्लॉक में सभी की सभी धातु हैं, धातुएं सहसंयोजक बंध बनाती नहीं, हम लोग सहसंयोजक बंध के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो क्या किसल में चल रहा है कंसेप्ट। तो फिर हम लोग देखेंगे कि ऐसा S ब्लॉक का तत्व जो धातु ना हो, एक ही है, कौन? हाइड्रोजन। तो H2 मॉलिक्यूल में S और S ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल में। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी तो 1s1 ही होगा। ये S स्फेरिकल, ठीक, दूसरा S स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार है, ठीक है। और ये जो एरिया होगा, ये इसको बोलते हैं अतिव्याप्त क्षेत्रफल या ओवरलैप्ड एरिया। ये क्या होता है? ओवरलैप्ड एरिया, ठीक। जब S और S ओवरलैपिंग हो जाती है तो कुछ इस तरह का आकार हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का आकार देखने को मिलता है। अब ये हमारे परमाणु की ऑर्बिटल थी, परमाणु का कक्षक था, समझ में बात आ रही कि नहीं? ये परमाणु का कक्षक था, ये था 1s, और ये दूसरा 1s, दूसरे परमाणु का, हाइड्रोजन का 1s1 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे। अब जब ओवरलैपिंग हो गई तो ये यहां पर आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कक्षक हमें ऐसा शेप बन करके आ रहा है, इसमें परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहां पर क्या गया है? अब ये हाइड्रोजन अणु है, ये क्या है? हाइड्रोजन अणु है। तो हाइड्रोजन अणु में ही S और S के बीच क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। ये है ओवरलैप्ड एरिया हमारा, यानी कि अतिव्याप्त क्षेत्रफल, ठीक। यही हमारा क्या है? अतिव्यापन का सिद्धांत है। अभी सिर्फ और सिर्फ S और S ओवरलैपिंग बताई है। एक उदाहरण अगर ले लें हम लोग H2O का, H2O, ठीक, इसमें किसके किसके बीच बंध बना है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन सा विन्यास होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध हमें देखना है ना दिव्यांश मिश्रा, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, ऑक्सीजन का बताइए, लास्ट वाला बताइए बस, 2p4, ऑक्सीजन का हो गया 2p4, यानी कि यहां पर जो भी ओवरलैपिंग होगी वो S और P के बीच होगी। अब ये हो गया हमारा SP ओवरलैपिंग, ठीक है, SP ओवरलैपिंग, ठीक है। S का शेप कैसा होता है? गोलाकार। P का शेप कैसा होता है? बात समझ आ रही कि नहीं? इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, किसकी? S कक्षक और P कक्षक की। अच्छा, ये इसको लोब कहा जाता है, ठीक है। एक लोब और इस S ऑर्बिटल के साथ मिलकर के अब जो H2O बंध बना है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके कक्षक अतिव्यापन करने के बाद इस तरह से बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? और जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, वो यहीं पर, ये sp ओवरलैपिंग का एग्जांपल है, ठीक है। अब एक चीज देख लिया जाए, SS ओवरलैपिंग हो गई, SP ओवरलैपिंग हो गई, जरा PP ओवरलैपिंग देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेकर के उसको समझते हैं। नोट कर रहे हो तो नोट करते चलो, मेरे बोलने पर नहीं, अगर कर रहे हो तो नोट करो। ये सारी की सारी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि कितने तरह की ओवरलैपिंग संभव है। S ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग संभव है, S और P के बीच भी ओवरलैपिंग संभव है, P और P के बीच भी ओवरलैपिंग संभव है। छाप लिए?
4 घंटा लगाओगे छापने में। अब यहां पर देखिए H2O का एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। अब देख लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, ध्यान से सुनो, विश्वास। Cl2, Cl2 में कौन कौन से 2 परमाणु हैं? क्लोरीन और क्लोरीन। कौन कौन से हैं? क्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, हम पूछ इसीलिए नहीं रहे तुम लोगों से क्योंकि कुछ गजेड़ी ऐसे होंगे, अगर पूछ दें हम कि क्लोरीन अणु है, इसमें 2 परमाणुओं के बीच बंध बना है, एक तो क्लोरीन है और दूसरा कौन होगा? तेज हो गया। ठीक, क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 3p, दूसरे का भी तो वही होगा, यानी कि दूसरे वाले क्लोरीन का भी मान लो ऐसे लिख देते हैं 3p5, यानी कि यहां पर p और p के बीच ओवरलैपिंग हो रही है। बात समझ आ रही कि नहीं? किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हो रही है? p और p के बीच। अब यहां पर आ जाती है थोड़ी सी समस्या समझने में। ठीक है, किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हो रही है? p और p के बीच। ठीक है, किस तरह से होगी समझाते हैं। 2 पेन दे देना बेटा। एक पेन है मेरे पास। ये है आपका, बताया था मैंने, ये आपका क्या है? P सबशेल, P उपकोश। बात समझ आ रही कि नहीं? इधर ध्यान दो, ये क्या है हमारा? P उपकोश। ठीक है, P उपकोश में कितने कक्षक होते हैं? 3। कौन कौन से? XYZ, PX, PY, PZ। तो जोर से बोलिए ना, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, PX, PY, PZ। कोई समस्या किसी को? अच्छा, कोई है ऐसा जो इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 पेन को ऐसे एडजस्ट कर सकता है, अपने बाएं हाथ में कर सकता है? तो एडजस्ट करके जरा आ जाए, यहां पर समझा देंगे। कोई है ऐसा? अबे कोई है ऐसा? 200 बच्चे बैठे हो यहां पर, कोई तो होगा। आ जाओ, 3 पेन एडजस्ट करना इस तरह से यार, देखा जा, पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग है इसमें। आ जाओ, रैया में एडजस्ट कर रहा है। ये कितने पेन हैं? 3 बंदो इसको। अच्छा, वो एडजस्ट कर लिया था। आ जाओ, तुम आ जाओ। एक तो हम ही पेन लोगे, मेरा ही जो है। इधर आओ, इधर आओ, आराम से करो, घबराओ मत। आराम, इस उंगली को ऊपर रखो। यार तुम लोग प्रयास करते रहो, समझाओ ना, इसको खुद करते रहो। समझना है तो समझ आएगा ना। फिर वहां बना लिए थे। अरे ऐसे 90 अंश का कोण सबके बीच में बने। अब मेरी उंगलियां ना देखो कैसे फंसाए हैं। हाँ बस आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब ध्यान से देखो, ये हमारा एक क्लोरीन का पी कक्षक है। ध्यान से देखना बाबू, ये एक क्लोरीन का पी कक्षक है, ये दूसरे क्लोरीन के 3 पी कक्षक हैं। ठीक है, PX, PY, PZ, PX, PY, PZ। अब ये क्लोरीन के अगर हम बना दें यहां पर 2p5, 3p5 है ना, 1 2 3 4 5, यही बस PX, PY कर दो और PZ कर दो। ठीक है, अरे अगर अभी कहां को समझाए हैं? इधर चलो। अब ये हमारा मान लिया कि एक, अब मैं से ना एडजस्ट होता है। अब ये एक क्लोरीन का, ध्यान से देखो, ये एक क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, उसके अंतिम कोश का पी उपकोश है। ठीक है, और उसमें ये वाला जो कक्षक है ये वही PZ है। ठीक है, और ये एक क्लोरीन का PZ है।
जब बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनेगा तो एक चीज याद रखना कि एटम्स को थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ता है, थोड़ा क्लोज आना पड़ता है, तभी बॉन्ड बनता है। कोई भी परमाणु जैसे क्लोज आया तो सबसे पहले ये ओवरलैपिंग हो जा रही है कि नहीं, ये इस तरह की ओवरलैपिंग हो जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह की ओवरलैपिंग हो गई, ये पीपी ओवरलैपिंग है। एक पी उपकोष, ठीक है, एक पी उपकोष का कक्षक दूसरे पी उपकोष के एक कक्षक के साथ ऐसे ओवरलैपिंग कर लिया। अच्छा अब एक बात बताओ, ये उपकोष हैं, ये ओवरलैपिंग इनकी संभावना है क्या? अरे वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि क्लोरीन का उदाहरण ले रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। और ये दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैपिंग में सहभाग करेंगे ही नहीं, ठीक है, ये और ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये सहभाग करेगा और इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। 2 मिनट के लिए वहां खड़े रहो, फिर सभी बुलाएंगे। तो जो ओवरलैपिंग हमारी होकर के आ रही है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ओवरलैपिंग जो हमारे पास सामने दिख करके आ रही है वो पीपी ओवरलैपिंग में क्लोरीन क्लोरीन का उदाहरण लिया गया है। ये हमारा एक क्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, ये दूसरे क्लोरीन का पी ऑर्बिटल है। ये जब ओवरलैपिंग कर लिया है, ठीक है, ये इस तरह से जब ओवरलैपिंग कर लिया है तो उसके बाद ऐसे कुछ शेप हमारे पास आएगा पीपी ओवरलैपिंग का। पीपी ओवरलैपिंग किसमें? क्लोरीन अणु में, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से अगर क्लोरीन और क्लोरीन बॉन्ड बनाते हैं एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से, एक का छोर दूसरे छोर से अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होती है तो इस तरह के ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं सिग्मा बंध। क्या कहते हैं? सिग्मा आबंध या सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं? इस तरह के आबंध को क्या बोलते हैं? सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अभी जब ये शर्मा आए थे यहां पर तो थोड़ा बहुत दिमाग उस समय लगाना चाहिए था, ठीक है, कि सर जी एक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पर 2 ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करना होगा तब अतिव्यापन की संभावना कैसे बनेगी? बात समझ आ रही कि नहीं? तब अतिव्यापन कैसे हो पाएगा? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किसका? ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। यहां पर किसका उदाहरण ले? ऑक्सीजन का उदाहरण लिया जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, O2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p4, ठीक है, 2p4। ध्यान से देखो, 1 2 3 4, यहां पर ये दोनों कक्षक हमारे, या 2 कक्षक ओवरलैपिंग करेंगे। अरे भैया 2 में इलेक्ट्रॉन खाली है ना, तो 2 ओवरलैपिंग होगी। अब आओ मेरे पास, इधर आओ, अगर आओ ना इधर आओ, अब यहां आकर के ना एडजस्ट करना हो, एडजस्ट करते हुए आओ। अरे कोई और हो जो थोड़ा स्ट्रांग आदमी हो, वो भी आ सकता है यार। इसका हाथों तो कहां पर है, जैसे बीड़ी पीता हो। आओ, अबे नहीं ये तो फर्जी आए हो और ऊपर से कैमरे में भी आ जाओगे। तुमने बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा तुम वहां पे। तो पीछे वाले देखो सब समझ रहे हैं। आ जाओ, कोई आओ, आओ आओ आओ, तो वहीं आओ, नया हेयर स्टाइल बनाए हो, आओ। खोपड़ी खुजा रहे हैं, हाँ, आ जाओ, क्रीम पाउडर लगा के आ जाओ, आओ। तुम्हारा पी ऑर्बिटल डिस्टर्ब हो गया है, हाँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ शर्मा, आ जाओ। 2 बार इसकी इंसल्ट हो गई, अब नहीं जीना इस दुनिया में। आओ, कोई मंदबुद्धि हो क्या? आओ इधर, इसीलिए कह रहे हैं कोई टाइट आदमी आए, ये डल आदमी है यार। बस ये है कि शेप बना ले रहा अच्छे से, सही बाकी, ठीक है। ध्यान से सुनो, हाँ आप ध्यान से सुनो। अब जैसे यहां पर ऑक्सीजन का उदाहरण लिया है, 2 ऑर्बिटल खाली है, ठीक, 2 ऑर्बिटल खाली है। अब ये अप्रोच कर रहे हैं, तो जब ये अप्रोच करेंगे, मान लिया कि ये ऑर्बिटल खाली है
ठीक है, और ये ऑर्बिटल खाली है। कौन कौन सी ऑर्बिटल खाली है? ये px और py कह सकते हो, ठीक है, विश्वास, वो px और py कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनका ये ऑर्बिटल खाली है और ये ऑर्बिटल खाली है। तो देखो ध्यान से, जब ये अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले वो वाली ओवरलैपिंग हो जा रही है जो इसके पहले हम लोगों ने देखी थी, सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक और ओवरलैपिंग करानी है। अब एक बात बताओ, जब एक बार सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन गया तो क्या संभावना है कि दूसरा सिग्मा बॉन्ड फिर ऐसे बन पाए? नहीं। अब क्या होगा? ओवरलैपिंग करानी है तो अब होगी पैरेलल ओवरलैपिंग, समानांतर ओवरलैपिंग, समानांतर अतिव्यापन। मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, ठीक है। अब ऐसे सब कुछ हटा दो, ये एक पी हमने वाई लिया और ये दूसरा वाला पी वाई लिया, ठीक है। अब ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। ये किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे? इस तरह से, एक सिग्मा इस तरह से ओवरलैपिंग कर लिया है। जाओ अभी फिर बुलाएंगे। मतलब अगर दो कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, एक ये और एक इस तरह से, तो ये ओवरलैप कर लिए, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कर लिए। अब ये बहुत दूर दूर है तो ये किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे? पैरेलल ओवरलैपिंग। इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो पीपी ओवरलैपिंग इस तरह से दिखाई देगी। किस तरह से? यहां पर ये एक कक्षक और ये दूसरा कक्षक, ये पी और पी के बीच दूसरे टाइप की ओवरलैपिंग है जिसको कहते हैं पाई बंद। क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड या पाई बंद। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? पाई बंद। यानी कि जो पी पी ओवरलैपिंग है वो दो तरह की ओवरलैपिंग हो गई। एक ओवरलैपिंग किस तरह की? एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग कर ले, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो। और दूसरे टाइप की जो पीपी ओवरलैपिंग है वो हो सकती है कि इस तरह से समानांतर ओवरलैपिंग हो। तो एक बात बताओ, अगर समानांतर ओवरलैपिंग करानी है तो उसके पहले अगर हम लोग ध्यान दें तो पहले सिग्मा बॉन्ड तो बन ही चुका रहेगा। यानी कि पाई बॉन्ड, पाई बंद कभी भी अकेले नहीं बनता है। पाई बॉन्ड अगर बनना है, ठीक है, यानी कि ध्यान से देखो, अगर पैरेलल ओवरलैपिंग करानी है हम लोगों को, ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग अगर करानी है इस तरह से, तो क्या होगा कि पैरेलल ओवरलैपिंग अगर करानी है हम लोगों को, एक ऊपर एक इस तरह से, तो पहले ये सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक छोर दूसरे छोर पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पैरेलल ओवरलैपिंग समानांतर अतिव्यापन हो जाए। विश्वास सिंह चौहान ध्यान से सुनो, तो सिग्मा बंध कैसे बनता है, पाई बंध कैसे बनता है, ये चीज तो समझ में आ गई किस तरह के अतिव्यापन से होता है। सिग्मा बॉन्ड हमारा एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एक छोर दूसरे छोर पर ओवरलैप करता है, ठीक। और पाई बंध कैसे बनता है? समानांतर ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक। अच्छा, अब एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना। एक उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन अणु का, ठीक है, नाइट्रोजन अणु का यहां पर उदाहरण लिया जाए। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बंध बना है, इसमें क्या हो जाएगा? 2p3, यानी कि 1 2 3 तीनों ने पार्टिसिपेट करना है। यहां पर तीनों जो कक्षक हैं वो पार्टिसिपेट यहां पर करेंगे, px py और pz। अच्छा, अब जब तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ध्यान से सुनो, एक है ऐसे, ठीक। अब तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो पहले सिग्मा बॉन्ड बना लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक ने सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बना लिया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई। बाकी जो दोनों बचे कक्षक हैं, क्या वो सिग्मा बंध बना सकते हैं? उनकी जो भी अतिव्यापन होगा वो समानांतर ही होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो उनके अलावा जो भी दो टप्पन हमको तो हमें अपने करके बता दे रहे हैं, अपने है तो हम कह ले तो ज्यादा सही है। देखो, ये हमारा, अब यहां पर अगर ओवरलैपिंग करानी है, कोई भी बॉन्ड बनना है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो सबसे पहले जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक पास आए, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब अगर बाकी जो दोनों कक्षक हमें खाली दिख रहे हैं जिनका अतिव्यापन नहीं हुआ है,
उनका अगर हम अतिव्यापन कराने की कोशिश करें, ओवरलैपिंग कराने की कोशिश करें, तो क्या सिग्मा बॉन्ड उनके बीच बन सकता है? नहीं, वो हमेशा समानांतर ही ओवरलैपिंग करेंगे। जो इस तरह का ओवरलैपिंग है, सिर्फ इस तरह की ओवरलैपिंग ही संभावना उसके दिख रही है हम लोगों को, ठीक है। यानी कि जो यहां पर नाइट्रोजन के केस में, ठीक है, नाइट्रोजन के केस में हमें एक सिग्मा दिख रहा है और कितने पाई बंद दिख रहे हैं? 2 पाई बंद दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा या पाई होगा? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, क्योंकि पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तब पाई आएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा और दूसरा वाला पाई, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा कितने पाई? एक सिग्मा 2 पाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि 3 ही कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 से ज्यादा बॉन्ड तो संभव है नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहां पर पूछा जाता है सिग्मा और पाई में बेसिक डिफरेंस क्या है, सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर क्या है? सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर क्या है? परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। सिग्मा पाई में अंतर क्या है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर, बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो तो परिभाषा ही हम लोग लिख देंगे कि सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है, एक छोर दूसरे छोर से अतिव्याप्त होता है, ठीक है। इसमें समानांतर ओवरलैपिंग नहीं होती, समानांतर अतिव्यापन नहीं होता है, एक छोर दूसरे छोर पर ओवरलैप करता है, ठीक है। पहला अंतर हो जाएगा एक छोर, ठीक है, पी कक्षक का एक छोर दूसरे पी कक्षक के छोर के साथ अतिव्याप्त होता है। बात समझ में आ रही है ना? इसमें अतिव्यापन समानांतर नहीं होता है, रेखीय होता है। कैसा होता है? एक रेखीय होता है, सरल रेखीय अतिव्यापन होता है। सिग्मा बंद में सरल रेखीय अतिव्यापन होता है, ठीक। पाई में कैसा होता है? समांतर। पाई बंद में कैसा ओवरलैपिंग होती है? समांतर। कोई दिक्कत? पाई बंद में समांतर ओवरलैपिंग होती है, कोई समस्या नहीं ना है। दूसरा देखा जाए, सिग्मा बंद के बारे में और कुछ बताओ। दोनों में मजबूत कौन होता है? सिग्मा मजबूत होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। सिग्मा मजबूत होता है, पर देखने में लगेगा आपको पाई, क्योंकि पाई में 2 जगह से ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही है, इसके दो लोग ओवरलैप कर रहे हैं, और सिग्मा में सिर्फ और सिर्फ एक ही, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये कैसे पता चलता है कि कोई बॉन्ड कितना मजबूत है कि नहीं? ये पता चलता है ओवरलैप्ड एरिया से। जितना ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, इधर बात नहीं, मिश्रा बकवास कर रहा है। ये एक हाथ है एक कक्षक, ये दूसरा हाथ है दूसरा कक्षक, सिर्फ उंगली पर हल्का सा ऐसे पकड़ो, ठीक। अब इसको खींचने की कोशिश करो, थोड़ा सा ज्यादा दम लगाओगे तो खींचा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना एरिया बस ओवरलैपिंग हुआ है। अब इस हाथ को इस तरह से पकड़ लो ढंग से, ठीक है। अब इसको खींचने की कोशिश करो, थोड़ी सी मुश्किल होगी कि नहीं होगी? इसको तोड़ना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? मजबूती आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि जितना ज्यादा ओवरलैप्ड एरिया होगा, अतिव्याप्त क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उतना ही बॉन्ड हमारा मजबूत होगा। बात समझ में आ रही है ना? और ओवरलैप्ड एरिया, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक सिंपल लाइन की तरह यहां पर दिख रहा है, ठीक। और यहां पूरा का पूरा कर्व है, गोल ऐसे, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। अतिव्याप्त एरिया क्या है? सिग्मा में पाई से ज्यादा है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। पाई बॉन्ड मजबूत नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना क्या है? मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तीसरा है, सिग्मा में क्या है कि स्पेसिफिक रोटेशन संभव है। सिग्मा में स्पेसिफिक रोटेशन मतलब चक्रण संभव है, ठीक है। पाई में चक्रण संभव नहीं है। एक बात बताओ, सिग्मा ओवरलैपिंग है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लो, सिग्मा ओवरलैपिंग है सिर्फ, ठीक। अब इसको अगर गोल गोल ऐसे घुमाना हुआ, बाकायदा घुमा करके ऐंठ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसमें चक्रण संभव है।
पाई बंध में चक्रण संभव नहीं है। पाई में ओवरलैपिंग हो गई नीरज। अब इसको अगर घुमाने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सिग्मा बंध में स्पेसिफिक रोटेशन जिसको हम लोग चक्रण कहते हैं वो संभव है, पाई में चक्रण संभव नहीं है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, तो सिग्मा और पाई में अंतर, संयोजी आबंध सिद्धांत, ये एक टॉपिक था जो आज हम लोगों को क्लियर करना था। इसके बाद का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संकरण का। ठीक है, बात समझा रहे ना? इसके बाद का टॉपिक कौन सा है? संकरण का। थोड़ा